नॉर्मलाइज्ड और ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस क्या होते हैं और उनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई अब हम क्या पढ़ते हैं बताओ। अब हम क्या पढ़ते हैं, नॉर्मलाइज्ड एंड ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। भाई आज हमारा टॉपिक क्या है, नॉर्मलाइज्ड एंड ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस। ठीक है, ओके। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया। पहला क्या आपका नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शंस, दूसरा क्या आपका ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस, और एक आपको पता भाई क्या होता है ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शंस। खैर अब हम देखते हैं नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या होएगा भाई, देखो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन वो होगा जिसका इंटीग्रेशन ओवर द होल कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस क्या प्रोवाइड करे, टोटल प्रोबेबिलिटी, कंप्लीट प्रोबेबिलिटी। और कंप्लीट प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होती है, 1। अगर किसी फंक्शन का स्क्वायर करने पर, क्या भाई, अगर किसी फंक्शन का स्क्वायर करने पर और उसको भाई वॉल्यूम एलिमेंट से, एरिया एलिमेंट से या भाई लेंथ एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पर जो एक्सप्रेशन बनता है उसको आप इंटीग्रेट करो फुल रेंज पे, अगर आपका आंसर क्या आ जाए 1, इसका मतलब क्या भाई वो, क्योंकि साई स्क्वायर क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो अगर आप साई स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर dx से इंटीग्रेट करते हो फुल रेंज के ऊपर, तो भाई साइज क्या बताएगा, कंप्लीट प्रोबेबिलिटी। साइज क्या बताएगा आपको, कंप्लीट प्रोबेबिलिटी। और क्योंकि कंप्लीट प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है 1, तो उसको बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, इजंट इट। ठीक है बात। देखो बात और, साई क्या बताता है, साई क्या बताया करता, वेव फंक्शन ना, साई वेव फंक्शन को क्या करता है, कंप्लीटली डिस्क्राइब करता है। तो साई स्क्वायर क्या देना चाहिए, साई स्क्वायर क्या देगा, कंप्लीट प्रोबेबिलिटी, जब इंटीग्रेट किया जाएगा ओवर द होल कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस, इजंट इट। बोलो भाई, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। अगर किसी फंक्शन का स्क्वायर करने पर, लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार भाई किसी फंक्शन का स्क्वायर करने पर 1 ना आए ना, इसका मतलब वो फंक्शन भाई नॉर्मल फंक्शन नहीं है। अगर किसी फंक्शन का आपने स्क्वायर किया है और उसके बावजूद क्या नहीं आया बताओ, 1 नहीं आया है, तो उसको बताओ हम क्या बोलेंगे, क्या है, ये फंक्शन नॉर्मल नहीं है। तब बताओ आपने क्या करना पड़ेगा बताओ भाई। और मान लिया वो किसी कांस्टेंट के बराबर आया है, क्या है वो, किसी कांस्टेंट के बराबर आया है। मान लिया मैं ये कहूँ भाई कि हमारा जो फंक्शन है वो बताओ क्या जाए, अरे भाई मैं ये कहूँ कि जो फुल रेंज है साई स्क्वायर का, फुल रेंज पे साई स्क्वायर इंटू डी टाउ, बताओ क्या हमारे पास, सी, कोई कांस्टेंट आ गया हमारे पास। ठीक है, 1 आता तो क्या था, ये 1 नहीं आया, सी है, तो ये नॉर्मलाइज्ड। लेकिन आप इसे नॉर्मलाइज कर सकते हो। देखो अगर कोई वेइंग मशीन हो, कोई नहीं गांव में होती है ताखड़ी, अरे तराजू होती है, क्या बोलते हैं उसको, ताखड़ी बोलते हैं। तो अगर उसके पलड़े बराबर नहीं है तो क्या हम उनको भाई, हमारी दादी काकी ताई भाई, क्या उनके अंदर एक तरफ थोड़े गेहूं या भाई क्या बोलते हैं, अरे कुछ भाई पत्थर वगैरह के उसको बैलेंस नहीं कर लेते क्या। तो सिमिलर बात यहाँ पर है। अगर मान लिया सी के बराबर आया, अगर क्या हमारे पास भाई सी के बराबर आया, तो अगर मैं सी को इस साइड ले आऊंगा तो बताओ क्या जाएगा मेरे पास, ये तो 1/c इंटू साई स्क्वायर डी टाउ इज इक्वल टू, आ तो गया 1, इजंट इट। और जब ये सी हमारे पास क्या आ गया, ये 1/c आ गया ना हमारे पास भैया, इजंट इट। अब 1/c को आप क्या मान लो, n स्क्वायर, क्या मान लो आप, n स्क्वायर मान लो। तो n हमारे पास क्या क्या बताओ भाई, इसका रूट नहीं है क्या हमारे पास, बताओ। तो अगर मैं 1/c को क्या मान लेता हूं बताओ, n स्क्वायर मान लेता हूं, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि एक n में मल्टीप्लाई कर दूं एक साई से और एक n भाई एक साई से, तो साई बताओ क्या हो जाएगा,
तो क्या ये जो n था एक तरह साई से मल्टीप्लाई, इसको क्या बोलते हैं फिर? नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। अरे बोलो भाई, n स्क्वायर क्या हमारे पास ये है ना, तो यहाँ से आप बताओ क्या आप क्या निकालोगे? n निकाल लोगे, इजंट इट? अरे भाई आप 1/c को आप क्या पुट कर दो? n स्क्वायर। तो n स्क्वायर अगर यहाँ हो गया तो एक n किससे मल्टीप्लाई हो गया? इससे। और एक n क्या हो गया? दूसरे वेव फंक्शन से क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया, इजंट इट? बोलो भाई, तो क्या हो गया? n इंटू n। अरे c आपने n स्क्वायर पुट नहीं करना, क्या पुट करना था? 1/c आपने क्या पुट करना है? n स्क्वायर। टाइप की मिस्टेक है, बता आपको पहले पड़ गई, इजंट इट? तो साई क्या होगा? आप बताओ साई क्या होगा? एक तरह से तो हमने क्या देखा कि साई को n से मल्टीप्लाई करते क्या होगा हमारे पास? ये नॉर्मलाइज्ड फंक्शन क्या हो गया ये? तो इस n को क्या बोलते हैं यहाँ पर? नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इनको? नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, इजंट इट? साई की जगह 1/c आपने क्या पुट कर लिया भाई? n स्क्वायर पुट कर दिया, सिंपल। ठीक है, तो फंक्शन 2 बार लिखा हुआ है, तो एक n एक के साथ, एक n भाई एक के साथ, तो साई से पहले n नहीं आएगा क्या हमारे पास? उसके बाद नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको। आ गया ना आपको समझ में ये? ठीक है। अच्छा, इसका भाई सिग्निफिकेंस क्या होता है ये आपको पता है ही? इसका भाई सिग्निफिकेंस क्या होता है बताओ? इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? अरे भाई साई स्क्वायर अगर नॉर्मलाइज्ड फंक्शन जो है या नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट लगाने के बाद अगर आपको क्या मिलती है? कंप्लीट प्रोबेबिलिटी 1, इसका मतलब क्या है भाई? भाई ये फंक्शन है, ये पूरी तरह से सिस्टम को डिस्क्राइब करने लग रहा है अब भाई, इजंट इट? समझे बात आप? अरे भाई अगर साई स्क्वायर का इंटीग्रेशन ओवर द होल कॉन्फ़िगरेशन स्पेस 1 आता है, इसका सिंपली मीनिंग ये होता है कि कोई पार्टिकल जिस स्टेट में रहता है ना, तो कंप्लीटली उसी स्टेट में रहता है। नहीं समझे बात? ऐसा नहीं होगा कि वो पार्शियली उस स्टेट में और पार्शियली किसी और स्टेट के अंदर, उसके मिलने की पूरी पूरी संभावना कौन बता रहा है? दैट पर्टिकुलर फंक्शन। ओके, अब बताओ आप, अब नेक्स्ट बताओ क्या है? ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। क्या? अब बताओ ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन क्या होते हैं? साई m इंटू साई n। अरे ये भी टाइप मिस्टेक है, बात आपको पहले पड़ गई क्या? अरे भाई ये बताओ क्या बोलता है? साई m इंटू साई n। हमारे पास मान दो फंक्शन है, हमारे पास दो फंक्शन है, एक कौन सा है? साई m, एक कौन सा है? साई n। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ साई m और साई n को, और क्या डी टाउ, तो आंसर आएगा 0 ओवर द होल कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस। इसको बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड कंडीशन, सॉरी ऑर्थोगोनल कंडीशन, ऑर्थोगोनैलिटी, इजंट इट? तो साई m इंटू साई n, साई स्क्वेयर। अच्छा साई m स्क्वेयर क्या आया था? साई m स्क्वेयर क्या था? 1 आया था ना, मतलब साई स्क्वेयर क्या था? 1 आया था। इसका मतलब क्या है कि कोई चीज, कोई स्टेट, कोई पार्टिकल है, किसी स्टेट में रहता है, तो उस स्टेट का फंक्शन जो होगा वो पूरी तरह उसी के अकॉर्डिंग रहता है, उसके 100% मिलने की संभावना उसी फंक्शन के अकॉर्डिंग आएगी। लेकिन अगर साई m और साई n क्या आ जाए? 0। 0 आने मतलब क्या बताओ इसका? ये आपने पढ़ तो लिया कि साई m और साई n का इंटीग्रल क्या आएगा? 0 आएगा। इसका फिजिकल सेंस क्या होता है? इसका मतलब ये है कि उस पार्टिकल के साइमल्टेनियसली, मान लिया साई m और साई n, किसी एक ही पार्टिकल के हैं दो स्टेट्स, किसी एक ही पार्टिकल के हैं दो स्टेट्स, तो साई स्क्वायर जैसे वहां पर क्या बता रहा था? प्रोबेबिलिटी। तो यहां भी एक तरह क्या है? ये प्रोबेबिलिटी है। वहां पर साई स्क्वायर क्या बता रहा था? बोलो भाई, वहां पर साई इंटू साई था ना, साई इंटू साई था, यानी उस पार्टिकल के साई स्टेट में मिलने की प्रोबेबिलिटी, उस पार्टिकल के साई स्टेट में मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? बताओ 1। लेकिन यहां पर साई m इंटू साई n है ना, इसका मतलब हम क्या चेक कर रहे हैं कि हम उसी पार्टिकल के साई m और साई n में मिलने की प्रोबेबिलिटी चेक कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, कि वो साई m और साई n में साइमल्टेनियसली रहता है कि नहीं रहता। ये 0 आता है ना, इसका मतलब क्या है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि पार्टिकल दोनों स्टेट में रह जाए, या तो साई m में हो या वो साई, ये नहीं होगा, वो साई m और साई n में भी है, क्योंकि इस बात की संभावना क्या है हमारे पास? 0। क्योंकि है तो ये भी एक तरह क्या? साई स्क्वायर। अंतर क्या भाई? यहां पर आपने साई को साई से मल्टीप्लाई नहीं किया,
आपने साई m को साई n से मल्टीप्लाई किया। कुछ बात आपको पहले पड़ी, यानी दो स्टेट आपस में पूरी तरह क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट। यानी साई m स्टेट और साई n स्टेट आपस में पूरी तरह क्या है भाई, इंडिपेंडेंट। पार्टिकल साई m में तो साई n में नहीं है, साई n में तो साई m में नहीं है। ओके ओके, अब बताओ भाई, क्वेश्चन बताओ इसके ऊपर आप। द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर क्वांटम सिस्टम बताओ। और मैं आपको बताऊं भाई, जो ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है ना, अच्छा एक बात और भी मैं आपको यहाँ पर देता हूँ कि जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है वो किसी सिस्टम में तो स्टेट के लिए क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो होते हैं वो किसी सिस्टम में तो क्या होता है, सभी सिस्टम में क्या होती है, बहुत सारी स्टेट्स होती है ना, इजंट इट। हर सिस्टम की बहुत सारी क्या होती है, क्वांटम स्टेट। तो भाई नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट उन डिफरेंट स्टेट्स के लिए डिफरेंट भी हो सकता है और भाई सेम भी हो सकता है। कई क्वांटम सिस्टम के नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट उसकी स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। जैसे 1D बॉक्स है, आप आगे पढ़ोगे ना, 1D बॉक्स में क्या होता है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, √2/a। 1D बॉक्स के साई 1 में भी, साई 2 में भी, साई 3 में, सब में क्या रहता है, √2/a। लेकिन हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो क्या था नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, वो उसकी साई 0, साई 1, साई 3, साई 4 उनमें क्या होता है, अलग अलग। तो याद रखियो भाई, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है, किसी सिस्टम में क्या होती है, किसी सिस्टम की सभी स्टेट्स के लिए क्या होता है सेम, किसी सिस्टम की सभी स्टेट्स के लिए क्या होता है वो डिफरेंट। समझ गए बात? बताओ, ये बात मैंने बताई थी। अब बताओ क्वेश्चन, द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर क्वांटम सिस्टम कैन चेंज विद स्टेट्स, may or may not change for different states, remain same for all states, is always unity। बताओ क्या है ये अरे ये ऑप्शन भाई मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, मे और मे नॉट चेंज विद डिफरेंट स्टेट, यानी भाई सेम भी रह सकता है और डिफरेंट भी आ सकता है, इजंट इट। कौन सा ऑप्शन आएगा इसका, बी। बात आपको पहले पड़ गई, हाँ बोलो क्यों, कैन चेंज विद स्टेट। लेकिन जो सब एक्यूरेट हो भाई, क्या हमेशा मतलब क्या हमेशा वो चेंज होएगा, हाँ चलो, हाँ ये बात ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं। देखो ये भाई ये जो क्वेश्चन है थोड़ा इसको भाई अच्छे से मैंने फॉर्मुलेट नहीं कर रखा, लेकिन बात आपको पहले पड़ गई। अरे भाई इसको तो इसको हम क्या कर देंगे, विल चेंज कर देंगे, इसको विल चेंज। ओके, विल चेंज विद स्टेट, रिमेन सेम फॉर ऑल स्टेट। लेकिन कौन सा होता है, मे और मे नॉट चेंज फॉर डिफरेंट, बदल सकता और ना भी बदले। ओके, अब बताओ क्या आएगा, ए क्वांटम सिस्टम कैन नॉट एग्जिस्ट इन टू स्टेट साइमल्टेनियसली, इट इज कॉल्ड एज नॉर्मलाइजेशन, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ऑर्थोगोनैलिटी, नन। बताओ कौन सा होता है ये, ऑर्थोगोनैलिटी, इजंट इट। बात आपको पहले पड़ गई भाई। ओके, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न हैं या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।